हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हमारी समसामयिक की क्लास होगी, जिसके अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। और ये जो आर्टिकल है हमारा, इसके अंतर्गत विशेषता उन जो छात्र हैं हमारे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और जो मेंस आंसर राइटिंग की जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए ये क्लास कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आज एक आर्टिकल लेके आया हूँ जिसका नाम है क्या सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री जो है वो कितनी कारगर सिद्ध है। तो इसके विभिन्न पहलुओं की हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम देखेंगे कि इसके क्या पक्ष हैं, सरकार की क्या नीतियां इसमें, और निजी क्षेत्र में इसकी क्या क्या सहभागिता है, ये क्या निरंतर साकार हो रही है, और वर्तमान की राह इसमें क्या क्या जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सब के बारे में हम एक पूरा शीघ्र अवलोकन करेंगे। और साथ ही एक इस नतीजे पर भी पहुंचेंगे कि क्या ये लेटरल एंट्री जो है वास्तव में क्या प्रतिरूप लेकर जो है हमारे समक्ष ये वर्तमान में उपस्थित होगी। तो चलिए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव और निदेशक पदों में 30 निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति का फैसला किया गया। तो हालिया समय में ये मुद्दा काफ़ी गहमा गहमी में भी था, और इसमें जो है जो हमारे सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं और अन्य हायर अथॉरिटीज होती हैं, उनमें कुल 30 नियुक्तियां इसके आधार पर करे जाने पर विचार विमर्श किया गया है। उसके बाद हम देखें तो लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है। लेटरल एंट्री आप लोग जैसे सभी लोग जानते होंगे, लेटरल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ सीधी बढ़ती है। जैसे आपकी कोई प्रक्रिया हो रही है, जैसे अगर आप लोग हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उसके 2 या 3 चरण होते हैं। पहला प्रारंभिक चरण होता है, दूसरा आपका द्वितीय चरण होता है, और तीसरा में आपका साक्षात्कार वगैरह होता है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, लेटरल का मतलब है डायरेक्ट एंट्री। अगर आप जो कोई भी व्यक्ति अगर योग्य है उसके लिए, क्या उसकी मान्यताएं हैं, क्या उसके मापदंड दिए गए हैं, उन सबके लिए अगर वो कारगर सिद्ध हो रहा है, तो वो व्यक्ति वहाँ पर लेटर एंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। और साथ में वो क्या कर सकता है, वो अगर उसकी उम्र है, उसकी शैक्षणिक योग्यता है, तो लेटर एंट्री में वो डायरेक्ट एंट्री ले सकता है किसी भी उच्च अधिकारी के विभाग पर। बस इसके लिए उसका कार्य अनुभव होना चाहिए और उसकी शैक्षणिक योग्यता जो उसके आधार पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया गया कि लेटर एंट्री का मतलब होता है, इसको हम पार्श्व प्रविष्टि भी कहते हैं। इसका शुद्ध हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो पार्श्व प्रविष्टि के नाम से जाना जाता है, और जिसमें बेसिकली जो है हमारा इंटरव्यू होता है, शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर पात्रता तय करी जाती है, और बड़े बड़े पदों पर जो है उनकी नियुक्तियां कर दी जाती हैं। अब यहाँ पर एक विशेष ये बात होती है, जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी हमारा सिविल सेवा का आयोग का कोई सदस्य है या फिर कोई उसका उच्च अधिकारी है, तो बेसिकली वो जो अपॉइंट किए जाते हैं उनकी कार्यकाल की जो अवधि है वो मुख्यतः 3 साल रहती है। और उसके बाद अगर उसकी कार्यकुशलता और क्षमता के आधार पर उसने अच्छा प्रोग्रेस किया है, तो उसको जो है 2 या 3 साल के लिए अग्रिम आगे तक भी उसको बढ़ा दिया जाता है। तो सिविल सेवा में लेटर एंट्री का क्या प्रादुर्भाव है, क्या उससे चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा सा हम दृष्टिपात कर लेते हैं। तो सिविल एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष थे, ये 2002 की बात है। तो उस टाइम के जो रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष थे वो योगेंद्र जी थे। योगेंद्र जी ने क्या कहा, एक सुझाव दिया, और उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री होनी चाहिए, और बड़े जो अधिकारीगण हैं उनके उससे काफ़ी हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इस पर जो है नीति आयोग ने भी समर्थन किया कि देखिए बेसिकली क्या होता है कि कोई व्यक्ति है अगर वो 15 या 20 साल का अनुभव रखता है, तो वो जो हमारा ऊपरी क्षेत्र से नीचे क्षेत्र तक हर चीज़ में उसको अनुभव होता है, वो हर प्रकार के व्यक्तियों के साथ कार्य कर चुका होता है। तो उससे हमारा एक ये लाभ हो जाता है, यदि वो व्यक्ति आयोग में बैठा हुआ है तो वो जो नीतियाँ हैं उसका सही से क्रियान्वयन करवा के और सही से फैसले वगैरह जो है वो उसमें काफ़ी अपना एक अविशिष्ट योगदान दे सकता है। आगे देख लेते हैं लेटर एंट्री पर सरकार के क्या पक्ष हैं। अभी कुछ सरकार के पक्ष भी इसमें हमारे को देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 जुलाई 2009 को राज्य मंत्री थे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के श्री जितेंद्र सिंह। उन्होंने बताया कि समय समय पर सरकार का पेशेवर ज्ञान और विशेषताओं परिप्रेक्ष्य में कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति करी गई। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी विशिष्ट कार्यों की जरूरत पड़ जाती है जिसमें हमें कुछ अनुभवशील, कुछ गुणवत्ता युक्त व्यक्तियों की अनिवार्यता बढ़ जाती है। तो इस पर उन्होंने जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे कंडीशन पे हमें उन व्यक्तियों की नियुक्ति के आधार पर लेटर एंट्री को संभवतः लागू करना चाहिए। उसके बाद बात करें तो अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्र में थिंक टैंक की आवश्यकता है। देखिए 2 बहुत गहमा गहमी के मुद्दे हैं हमारे अर्थव्यवस्था। अभी चूंकि वैश्विक दौर चल रहा है, महामारी के दौर से पूरा भारत गुजर रहा है। भारत क्या वरन विश्व के सभी देश भी वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। तो यदि हम प्रमुखता भारत की अर्थव्यवस्था पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कुछ डाउनफॉल पे है।
तो ऐसे में उसको कैसे रिकवर किया जाए, क्या-क्या चीज़ों को और इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऐसे में बहुत सारे थिंक टैंक या फिर हम संरचनात्मक दृष्टि से भी देखें, तो हमें ऐसे अर्थशास्त्री की आवश्यकता होती है, जो हमारे शासन में या फिर हमारी कार्यपालिका में बैठकर ऐसी नीतियाँ बनाएँ, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को हम और बुलंदियों तक ले जा सकें। तो उस कंडीशन में भी हमारी लेटरल एंट्री जो है वो कार्यरत सिद्ध होती है। आगे देख लेते हैं, तो ये कुछ पक्ष थे जो सरकार ने रखे और ये बताया कि लेटरल एंट्री जो है वो कारगर सिद्ध होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो कोई चीज़ के सकारात्मक बिंदु भी होते हैं और कुछ नकारात्मक बिंदु भी होते हैं। तो वैसे ही कुछ आलोचनाएँ भी हुई इसकी पे भी हम दृष्टिपात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें प्रमुख आधार रखा गया आरक्षण व्यवस्था का। जो लेटरल एंट्री की व्यवस्था अभी लागू करी गई है, इसमें आरक्षण नहीं है, इसमें डायरेक्ट योग्यता के आधार पर ही जो है शैक्षणिक चयन किया जाता है। तो यहाँ पर आरक्षण को एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा तुलनात्मक रूप से प्रभावशील नहीं रखा गया है। और प्रशासनिक पद पर कार्यरत व्यक्तियों का जनता के बीच कार्यरत होता है, अनुभव में अंशतः अभाव होता है। तो यहाँ पर हमें एक मुद्दा और मिल जाता है कि जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे प्रशासनिक व्यक्ति हैं, जो शासन में 10 से 15 साल तक अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, तो साथ में हम ये भी देख पाते हैं कि उनका अनुभव जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति है, उसके अनुभव के कंपैरिजन में। तो वहाँ पर क्या है कि जो आयोग का सदस्य रह चुका है या अन्य प्रभावशील पदों पर कार्य कर रहा है या फिर कर चुका है, तो उसके कार्य करने की शैली जो है कुछ अंशतः निजी क्षेत्र के व्यक्तियों की कार्यशैली से थोड़ा-सा जो है वो गुणवत्तायुक्त होती है। अब वर्तमान संदर्भ देख लेते हैं कि क्या वाक़ई में जो हमारा ये सिविल सेवा की लेटरल एंट्री है, ये कितनी कारगर सिद्ध है या आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रशासनिक ज़रूरतों व सरकार के कामकाज शैली में बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे-जैसे अभी हम अगर बात करें कि रेलवे में भी हमारा निजीकरण के कुछ क्षेत्र दिखाई दिए हैं या कुछ उसके घटक हमें देखने को मिले हैं, अन्य विभागों को भी जो है निजी क्षेत्र पर लाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये है कि जो पूरी कार्यशैली है, जो उसकी कार्यप्रणाली है, जो उसका हम कह सकते हैं पूरा ढाँचा तैयार किया गया है, उसमें कहीं न कहीं गुणवत्तायुक्त चीज़ों को आने की या उसका समायोजन होने की बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं कि एक अनिवार्यता होती है या फिर जो उसकी संभावना होती है, वो पूरी तरह से यहाँ पर व्यक्त की जा सकती है। उसके बाद हम देखें तो निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों से सरकारी नीतियों में सुधार। तो अब देखिए जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं, तो जो वहाँ पर हमारे व्यक्ति होते हैं, जो वो बहुत ज़्यादा अनुभवशील भी होते हैं, कुछ गुणवत्तायुक्त भी होते हैं, तो उनके अनुभव से सरकारी नीतियों में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो उनका अनुभव लेकर अपनी नीतियों को और ज़्यादा जो है कुशलतापूर्वक और उद्यमशीलता पूर्वक जो है उसका और ज़्यादा अपघटन या फिर हम कह सकते हैं उसको और ज़्यादा गुणवत्तायुक्त बना सकते हैं। और एक अंतिम पक्ष की यदि हम बात करें तो लेटरल एंट्री में नियुक्त होने के लिए उचित और पारदर्शी प्रक्रिया लाने में कॉम्पिटिशन का होना चाहिए। तो इसमें अगर एक प्रॉपर पारदर्शिता अपनाई जाएगी और साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह किए जाएंगे, तो उसमें भी अगर एक पारदर्शिता का मुख्यतः बिंदु हमें आधारशिला पे देखने को मिलेगा, तो ये प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो जाएगी और ईमानदार और राजनीतिक रूप से तटस्थ लोगों का यहाँ पर चयन हो सकेगा। तो जो बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं और जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सा हटके हैं, जो उन सब परिपाटियों से दूर रहते हैं, ऐसे सच्चे और सीधे व्यक्ति जो हैं हमें आयोग में देखने को मिल सकते हैं। तो एक पूरा ये बृहद क्वेश्चन था जिसके विभिन्न आयामों को हम लोगों ने कवर किया। हम लोगों ने सबसे पहले कुछ सेवाओं का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर देखा कि क्या होती है लेटरल एंट्री, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर सिविल सेवा में लेटरल एंट्री की क्या भूमिका है, वर्तमान संदर्भ में कौन कौन सी रिपोर्ट आई है। प्रशासनिक सुधार भी अपनी रिपोर्ट इस पर प्रस्तुत करता है और ज़्यादातर वो अपनी एक जो है इस पर अनुमति भी दर्ज कराता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सिविल सेवा में लेटरल एंट्री अनिवार्य है और इसमें हम लोगों ने फिर आलोचना के कुछ आधार भी देख लिए, सरकार के पक्षों को भी देख लिया और क्या वर्तमान में हो सकता है, हमने अपने जो बिंदु थे उनको भी यहाँ पर प्रेषित करके एक समग्र अध्ययन कर लिया। तो अब आपका जो अगला काम यही होना चाहिए कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये जो बिंदु है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और मेंस जो मुख्य परीक्षा के लिए हम कह सकते हैं जो हमारा ज़्यादातर, क्योंकि करंट की महत्ता बहुत है। आजकल आप किसी भी विषय की तैयारी करो, चाहे आप भारतीय राज्य व्यवस्था ले लो या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था ले लो, तो करंट के सापेक्ष उसको रखकर ही प्रश्न जो है ज़्यादातर आयोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है इसका भली-भांति जो है अभ्यास करें और अपना जो है निरंतर जो पढ़ाई है उसको आप जारी रखें। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर अंत देते हैं और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।